दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन पिछले 75 सालों से बिना किसी प्रॉब्लम के चलते आया है और इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम की नींव इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे बनी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन 1,46,385 वर्ष लंबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस दुनिया का सबसे इफेक्टिव पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। पर क्या आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में पता है कि आखिर ये बना कैसे था? तो आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये कहानी शुरू होती है साल 1928 से, जब लखनऊ में हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया क्योंकि इसे हेड करने वाले मोतीलाल नेहरू थे। और उन्होंने ये इसीलिए बनाया था क्योंकि अंग्रेजों का मानना ये था कि इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता। उन्होंने इंडिया को एक तरह से चैलेंज दिया था कि अगर आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम आपको आजादी दे देंगे। तो इसी बात को चैलेंज लेकर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। और इसके बाद एक चीज तो साफ हो गई थी कि इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना भी सकता है और इंडिया अपने आप को खुद इंडियंस के बल पे चला भी सकता है। उन्हें किसी भी तरह के पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। आने वाले 18 सालों में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ धीरे धीरे अंग्रेज इंडिया को छोड़ने का प्लान बना रहे थे। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अनाउंस किया कि इंडिया को जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा। और 6 दिसंबर 1946 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई, जिसमें 389 मेंबर शामिल थे। और 389 मेंबर्स बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से, बहुत पॉलिटिकल अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कुछ लोगों को प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट किया गया था, कुछ लोगों को ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट किया गया था। और अपने आप में 389 मेंबर्स इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक थे, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे। 9 दिसंबर 1946 को पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई और सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट की तरह इनेक्ट किया गया। आने वाले 2 दिन में ही 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने और बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, जो आने वाले वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। आने वाले 40 दिनों तक इस पर डिस्कशन हुआ और 22 जनवरी 1947 को इस प्रीएम्बल को अनएनिमसली पास कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया और 15 अगस्त को 200 सालों के स्ट्रगल के बाद भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली और ब्रिटिश इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में स्प्लिट कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ा। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आजादी से पहले 389 मेंबर्स थे, आजादी के बाद सिर्फ 299 मेंबर्स ही बचे। 90 मेंबर्स पाकिस्तान में चले गए। पर इतना ज्यादा मेंबर्स कम होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हार नहीं मानी और 299 मेंबर्स के साथ ही काम करते रहे। 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जिसमें कुल 7 मेंबर शामिल थे। और सबसे जरूरी कमेटी थी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाता। और इसी वजह से बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 19 जुलाई 1948 को एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ वी.टी. कृष्णमाचारी को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेकंड वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। 3 सालों के वक्त में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस हुए, जिनमें बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 7635 अमेंडमेंट्स हुई और आखिरकार जाकर 26 नवंबर को देश भर में इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात होने के बाद, न्यूज़पेपर में इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को छाप देने के बाद आखिरकार 26 अगस्त 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया। और इसी वजह से हम 26 नवंबर को आज के दिन में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी मीटिंग हुई और कॉन्स्टिट्यूशन पर सभी मेंबर्स की तरफ से साइन किया गया और उन्होंने माना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है इंडिया जैसे देश को गवर्न करने के लिए। 1,45,000 वर्ड से भी ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 1950 में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स के साथ इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। और सिर्फ एक भाषा में नहीं, प्रेम बिहारी रायजादा ने अपनी ब्रिलियंट हैंड राइटिंग में इस कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशंस में 2 बार लिखा था और इसी से उनकी ब्रिलियंस के बारे में पता चलता है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिक बना, जो आज तक पिछले 75 सालों से इंडिया पूरी तरह अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। बीच में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इंडिया भले रिपब्लिक बन जरूर रहा है, पर रिपब्लिक की तरह इतना बड़ा देश किसी भी तरह से फंक्शन नहीं कर सकता। पर पिछले 75 सालों में 1975 से 77 के बीच के वक्त को हटा दें, इसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। उसके पहले और उसके बाद कोई भी इंडिया को चलाने में दिक्कत नहीं आई है। इसका सिर्फ एक ही मेन कारण है, क्योंकि इंडिया की फाउंडेशन पूरी तरह इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पे ले हुई है और इसी वजह से इंडिया की पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है, कोई भी इसे बाहर से भी और अंदर से भी हिला नहीं पाया है। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।